हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड आपका ओनली पीएससी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? और अब तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। तो आज से हम लोग एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट या फिर जिसको बोलेंगे कि आपके पेपर में जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो वह है क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो आपकी एमपीपीएससी प्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज से हमारी वही रहेगी, और जिसमें हम आपको हर क्लास में 20 से 25 या फिर इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 50 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। रोज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्लास रहेगी आपकी इसी की। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी पहली क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है। और चूंकि हम लोग अभी मध्य प्रदेश का जो जीके में, उसमें आप मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो पहले आपके क्वेश्चन रहेंगे जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं से संबंधित पूरे क्वेश्चन रहेंगे। और मैं आशा कर सकती हूँ कि आपको मोस्टली क्वेश्चन के आंसर बनेंगे, और जिसके ना बने उसके मैं आंसर बताती जाऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो परमार शासकों के इतिहास को बताता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, और आप भी सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वह ग्रंथ है नवसाय सांगचरित, जो कि किसको बताता है, परमार शासक थे उनके इतिहास को बताता है। यह ग्रंथ उन्हीं का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा। राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की थी। क्योंकि हमने राजा भोज के बारे में पढ़ा था, और यह एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ एक विद्वान भी थे और लेखक भी थे, मतलब कि कवि थे, जो बहुत सारी रचनाएं भी की थी इन्होंने। और हमने देखा था कि इन्होंने एक धार में सरस्वती मंदिर का भी निर्माण कराया था, जो संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी जिसमें। तो उन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही है। तो राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की थी। चलिए देखते हैं वह ग्रंथ कौन कौन से हैं। सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण, या सम्रागण सूत्र धारा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये जितने भी ग्रंथ दिए हैं, सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण और सम्रांगण सूत्र, ये सभी राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ हैं। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। जो मध्य प्रदेश में परमार वंश था, हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी उपेंद्र ने। एक उपेंद्र नाम का राजा था, उसने इसकी स्थापना की थी मालवा में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम देखें मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में, किस अभिलेख में कुमार गुप्त को क्या कहा गया, शरतकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई है। तो यह अभिलेख कौन सा था। तो चलिए सोचिए अभिलेख कौन सा है। यह है तुमैन अभिलेख है, जिसमें जो कुमार गुप्त राजा था, हमने जो प्राचीन हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें दी गई थी कुमार गुप्त के बारे में। इसको शरतकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई, तुमैन अभिलेख, जो कि अशोकनगर से वहीं के बीच में ये प्राप्त हुआ, गुना और अशोकनगर के बीच से। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा हो आपको, क्योंकि पास में ही शायद बारात लग रही है, जो भी हो रही हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते जाइए आप लोग भी। मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बताया गया। इसमें क्या पूछा गया, मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बताया गया था। तो वह कौन सा स्थान था, वह था उज्जैनी। मगध की दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था। जो गरुड़ राजकीय चिन्ह है वह किस वंश का था। तो सोचिए वह किस वंश का था। वह था गुप्त वंश का। गुप्तकालीन जो शासक थे उनका जो राजकीय चिन्ह था वह मयूर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो यह किस क्षेत्र में शासन किया था? शत्रुघ्न कौन थे? राम भगवान के भाई थे शत्रुघ्न, उनके पुत्र थे शत्रुघाती, और राम जी के जो पुत्र थे कुश, इन दोनों ने मिलकर एक जगह शासन किया था मध्य प्रदेश में। वह जगह कौन सी थी? वह थी दर्शान। दर्शान यानी कि जो विदिशा का ही प्राचीन नाम दर्शान्य था, या भी है जो रामायण कालीन नाम भी इसका दर्शानी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो वह किस वंश की थी? नागवंश की। पद्मावती राजधानी किसकी थी? नागवंश की। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? जो कुषाण शासकों की निधि प्राप्त हुई है उसमें किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए मध्य प्रदेश के शहडोल से? तो चलिए देखते हैं किस शासक के हुए। कनिष्क के। किसके? कनिष्क प्रथम के सिक्के प्राप्त हुए। बहुत शक्तिशाली शासक था यह भी, कनिष्क। फिर देखते हैं किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? वह शक शासक कौन सा? जो शक वंश था, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से इसके सिक्के प्राप्त हुए। वह शासक कौन सा है? वह है भूमक। कौन सा है? भूमक। फिर देखते हैं पानगुराड़िया से क्या प्राप्त हुआ? पानगुराड़िया से क्या प्राप्त हुआ है? तो चलिए देखिए, पानगुराड़िया से सिक्के प्राप्त हुए। जो अशोक का, जो मौर्य सम्राट अशोक था, अशोक से संबंधित 4-5 जगह अभिलेख प्राप्त हुए, जिनमें से एक पानगुराड़िया भी था। तो यह वही पानगुराड़िया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती उज्जैनी थी? यानी कि जो अवंती उज्जैनी किस ग्रंथ से पता चलता है? कि ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक कर रहा है, इसको छोड़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल जो शिला क्षेत्र कहाँ से पाए जाते हैं? जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए मध्य प्रदेश में, वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलिए वह देखते हैं। भीमबेटका। कौन सा है? वह है भीमबेटका से जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका में गुफाएं पाई गई हैं जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकारी की गई, जिन पर शैल चित्र यानी जो पत्थरों पर उकेरी गई, शैल यानी पत्थर, तो पत्थरों पर उकेरी गई आकृति को ही शैल चित्र कहा गया है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में के राजा थे? राजा छत्रसाल थे जो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? तो वह थे बुंदेलखंड। किसके थे? बुंदेलखंड के राजा थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? है वंश के राजा थे, कलचुरी वंश। तो उसमें सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो उनके बारे में देखते। कीर्तिवीर्य अर्जुन। कीर्तिवीर अर्जुन थे, और इनका जो शासन था मुख्यतः जबलपुर के त्रिपुरी में था। ठीक है, फिर ये कलचुरी वंश से संबंधित है क्वेश्चन। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश राजा व उनके वंश से संबंधित कौन सा, ये क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। मध्य प्रदेश राजा व उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो चलिए देखते हैं। राजा मान सिंह तोमर वंश, हमें देखना है गलत कौन सा है। तो तोमर हमने कल ही पढ़ा था, तोमर वंश के बारे में देखा था। जो राजा मान सिंह थे तोमर वंश के ही राजा थे। फिर कोक्कल, यह कलचुरी वंश का राजा था, हमने इसके बारे में देखा था। और यशोवर्मन चंदेल वंश का एक शक्तिशाली राजा था, हमने इसके बारे में देखा था। लेकिन जो धंग परमार वंश के राजा नहीं थे, तो यह गलत है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश राजा व उनके, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन भी। अब क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश विमकट विशेष का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर जो कुषाण शासक था विमकट विशेष, उसका सिक्का प्राप्त हुआ है? तो वह है विदिशा। विदिशा से इसके सिक्के प्राप्त हुए, किसके? विमकट विशेष के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। फिर है
मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख में निम्न का संबंधित था। किससे मध्य प्रदेश से संबंधित था, वह कौन सा है? सभी, ये सभी मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। कौन कौन से हैं? रूपनाथ, गुर्जरा और सारोमारो, ये सभी लघु शिलालेख हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। फिर है कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? ऐसा कौन सा राजवंश है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो कलचुरी तो है ही। और बाकी ये वाले राजवंश हैं, ये आप देखेंगे जो भारत के दक्षिण भारत में ही पाए गए हैं जो वंश हैं। बाकी जो कलचुरी वंश है, ये है मध्य प्रदेश में ही इसकी स्थापना की गई थी। ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित एक वंश है। तो फिर देखें, नसरुद्दीन महमूद ने कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किस वर्ष में किया था? जो नसरुद्दीन महमूद था उसने कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो वह पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में किया गया था। तो यह किया गया था 1247 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है प्रसिद्ध जो हूण शासक था तोरमान। हमने तोरमान की बात की थी और इसी का बेटा था मिहिरकुल। तोरमान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तोरमान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वह थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? जो यज्ञश्री सातकर्णी था जो कि सातवाहन शासक में बहुत शक्तिशाली शासक था, तो इसके सिक्के मध्य प्रदेश से कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह हुए हैं विदिशा से। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। फिर है हिंदी यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अब जो हिंदी यूनानी शासक थे मिनांडर, उसके सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह हुए हैं जबलपुर से, बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। फिर है मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था? जो मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना की थी, तो वह किस शासक ने की थी? वह की थी भीमनाग ने ही की थी, स्कंदनाग ने नहीं की थी, बृहस्पति नाग ने नहीं की थी, तो फिर किसने की थी? वृषनाथ ने की थी। कौन था वह शासक? वृषनाथ। फिर मध्य प्रदेश में औलिकर वंश के अभिलेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? अब जो औलिकर वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश से, वह किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? वह हुए हैं भोपाल, मंदसौर और राजगढ़। भोपाल, मंदसौर, राजगढ़, इन तीनों जगह से औलिकर वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है किस शासक को जैनेन्द्र, राजाधिराज, नराधिपति, परमेश्वर आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया है? तो ये उपाधियां हमने पढ़ी थी, जैनेन्द्र, राजाधिराज, नरोधिपति, परमेश्वर। तो ये उपाधियां किसको दी गई हैं? तोरमान नहीं दी गई। किसको दी गई? यशोधर्मन। किसको? यशोधर्मन को यह उपाधियां दी गई हैं। फिर था प्रसिद्ध हूण शासक तोरमान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हमने पहले देखा कौन सी उपाधि थी, वह थी महाराजाधिराज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किस शासक को शिवपुरी पर अधिकार प्रदान किया था? तो ये किस शासक को किया था? मीरवर्मन को नहीं किया। तो किसको किया था? नरवर्मन को। नरवर्मन को यह शासन प्रदान किया था शिवपुरी का जो था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो वह कौन सा स्थान है? जहाँ पर जो प्राचीन हिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, प्रागैतिहासिक काल संबंधित, तो कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह कहाँ से? भीमबेटका, आदमगढ़, हथनोड़ा या भुतरा, कहाँ से हुए हैं? तो देखते हैं इसका आंसर कहाँ से हुए हैं? आदमगढ़ से। कहाँ से हुए हैं? आदमगढ़ से। फिर है रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या था? सांची का प्राचीन नाम क्या था? हमने पढ़ा था काकनाथ बाट। कौन सा था इसका प्राचीन नाम? काकनाथ बाट। सेकंड का ए। फिर देखें शुंग वंश के वंशज किस स्थान से संबंधित थे? तो किस स्थान से संबंधित थे? विदिशा से, उज्जैन से
सांची से या त्रिपुरी से? तो वह थे, इसके बारे में हम देखते हैं, उज्जैन से। कहाँ से थे? उज्जैन से। फिर भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो किस जिले से प्राप्त हुआ? यह है सागर से। फिर जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने कराया था? तो हमें यहाँ से 2-3 चीज़ मिल रही है। एक तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर के भेड़ाघाट में, और उसका निर्माण कराया था कलचुरी शासक ने। अब हमें यह देखना है कि किस कलचुरी शासक ने कराया था। तो वह कराया था युवराज देवप्रथम ने। देवप्रथम शासक था, उसने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था। फिर देखते हैं मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? तो मालवा में जो स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की थी वह किसने की थी, उसके बारे में हम देखते हैं। वह था हुसैन शाह, बाज बहादुर, महमूद खिलजी या फिर दिलावर खां। तो वह था दिलावर खां। फिर 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो यह अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, हमको ये चीज़ें पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। तो यह पूछ रहा है 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो 7th का हम देखते हैं आंसर कौन सा है, 7th का डी, दौरासराय की संधि हुई थी। फिर सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? इसको भी हमें, ये क्वेश्चन भी हमको पढ़ना है। तो ये इसे 8th का हम देखते हैं आंसर ए, राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। फिर देखते हैं भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये तो हमने पढ़ा है, कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण कराया था? तो वह थी जामा मस्जिद। और हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा है, 9 का डी, जामा मस्जिद। हमने देखा था कि जो एक मंदिर था, मंदिर के ऊपर ही, मंदिर के जो अवशेष थे उन पर ही कुदसिया बेगम ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। फिर देखते हैं हम छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? तो यह भी हमें पढ़ना, और ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की। अब हम देखते हैं जो हमने सबसे शुरुआत में पढ़ी थी यह क्लास, जो मध्य प्रदेश की जो सामान्य जानकारी थी उसके बारे में। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा, मध्य प्रदेश की उत्तरी स्थिति का विस्तार है। तो यह है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? तो यह कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 के समय। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना था? देखिए, जब मध्य प्रदेश का गठन कब की बात पूछ रहा है? जब उसका गठन हुआ था, यानी कि गठन के बाद फिर इसका क्षेत्रफल कम हो गया था। कब हो गया, कितना हो गया था? 30, 82, 52। लेकिन जब इसमें छत्तीसगढ़ शामिल था उस समय की ये बात कर रहे हैं, तो उस समय इसका क्षेत्रफल कितना था? 3rd का सी, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर देखते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? किसकी बात कर रहे हैं? कर्क रेखा। तो यह मध्य प्रदेश के 14, यानी कि कौन सा? 14 जिलों से होकर यह गुजरती है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करती है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी दोनों राज्यों से सीमा टच करती है? तो वह है, कौन सा जिला है? वह है झाबुआ। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है? वह है झाबुआ। तो झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के राजस्थान और नीचे गुजरात दोनों से टच करता है। यह पश्चिमी जिला है और यह झाबुआ है। ठीक है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो वह ऐसे जिले कौन से अंतर्वर्ती जिले, यानी कि जिनकी
सीमा किसी राज्य को नहीं लग रही है, तो वह जिले ऐसे कितने हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है, तो वह हैं 18। 18 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से किसी भी राज्य से नहीं लगती है। तो ऐसे ज़िले कितने हैं? 18 हैं अंतर्वर्ती ज़िले। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा की ओर कौन सा राज्य अवस्थित है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य अवस्थित है? ये हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो दक्षिण में राज्य कौन सा है? वह है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? वह महाराष्ट्र है। ठीक है। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? तो यह भी मैंने आपको पढ़ाया था। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी है? वह दी है जवाहरलाल नेहरू ने। इनको एक तो इन्होंने क्या कहा है? हृदय प्रदेश कहा है। ठीक है। और एक कहा है इन्होंने मध्य प्रदेश। तो इन्होंने मध्य प्रदेश को किसने कहा है? यह कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो इन्होंने दोनों नाम इन्होंने ही दिए हैं। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है? अभी जो क्षेत्रफल एक आपको जब बुक्स में देखते होंगे, अलग अलग बुक्स में आपको मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्रफल दिखते हैं। एक तो देखने को मिलता है 30, 82, 52 किलोमीटर और एक उससे कम रहता है। तो एक घाटी है ये किरार घाटी। तो इसमें जब मध्य प्रदेश में ऐड कर लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा आ जाता है, लेकिन इसमें जब इसको ऐड नहीं करती, छत्तीसगढ़ बोलता है कि ये मेरी घाटी है। छत्तीसगढ़ बोलता है यह मेरी है और मध्य प्रदेश बोलता है ये हमारे क्षेत्र में आती है। तो इन दोनों के बीच में इससे विवाद चलता रहता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, किरारी है या कोई और है। हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो। तो देखते हैं 90 का आंसर क्या है? बी। ठीक है। तो कौन सा है? किरार घाटी। वह है किरार घाटी। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश के जो राजकीय गान के रचनाकार कौन थे? हमने इनकी चर्चा भी की थी। तो वह थे महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है, सबका दाता सबका साथी ऐसी कुछ है, मेरा मध्य प्रदेश है, तो सुख का दाता सबका साथी ऐसा कुछ है, और मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो यह है महेश श्रीवास्तव। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है? तो यह है, हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण की। तो हम देखेंगे इसका उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 605 किलोमीटर मिलेगा। कितना? 605। ठीक है। और जो पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम आपको 870 मिलेगा, 870 किलोमीटर। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ टू साउथ है, यह विस्तार आपको कम मिलेगा, कम है यह। और जो ईस्ट टू वेस्ट है, पूरब से पश्चिम, यह आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार अधिक है और उत्तर से दक्षिण में यह कम फैला है। ठीक है। तो यह इसका विस्तार है। फिर देखा मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में किसे क्रमशः राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किया था? तो अब हमको यहाँ से 2 फैक्ट मिल रहे हैं। एक तो अगर मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया है तो वह कब किया था? 1981 में। अब वह कौन कौन से थे? राजकीय पशु और पक्षी क्रमशः देखना। पशु कौन सा है? बारहसिंगा, और पक्षी कौन सा है? दूधराज। ठीक है। तो हम देखते हैं इसका आंसर यही है कि हम गलत बता रहे हैं। ठीक है, वही है बारहसिंगा और दूधराज। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? तो वह कौन सा जिला है? वह है सिंगरौली।
जो भारतीय मानक समय रेखा है जिससे भारत का समय ज्ञात किया जाता है वह गुजरती है मध्य प्रदेश के जो सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है वह है सिंगरौली। है, ठीक है। तो यहीं से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है जो कि कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये थे हमने आज के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और इसी प्रकार हम और भी क्लासेस आएंगी जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप क्लास ज़रूर देखिएगा, इसमें आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी होगी पेपर के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।